ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज ओन्ड बाय ए गैंगस्टर एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 1 to 10. And guys, don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience. मुंबई के किसी होटल में एक लड़की इस वक्त नशे की हालत में धूत थी। उसके ऊपर नशा इस कदर हावी हो चुका था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन उसे संभालने के लिए उसके साथ दो लड़के थे जिन्होंने उस लड़की के हाथों को अपने कंधों पर टांग रखा था और उसे खींचते हुए वे उसे कहीं ले जा रहे थे। इधर वह लड़की जिसने एक सादी सी टी शर्ट पहनी थी और नीचे जीन्स, उसे मानो किसी बात का होश ही नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। बला की खूबसूरत थी वह लड़की, छरहरा सा बदन, बिखरे बाल और छोटा सा कद, कुछ ज्यादा ही हसीन थी वह, लेकिन इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उसकी खूबसूरती पर दीमक लगने वाली है। वह लड़के उस लड़की को सबसे छुपाते छिपाते हुए अपने साथ खींचकर ले जा रहे थे कि तभी उन्हें वहां पर किसी के आने का एहसास हुआ। तभी उनमें से एक ने कहा, तू यही रुक और इसे संभाल, मैं आता हूं देखकर। कहकर वह लड़का वहां से चला गया। इधर वह दूसरा लड़का उस लड़की को ऊपर से नीचे हवस भरी नजरों से देखते हुए बोला, ये रात तो कसम से बवाल होने वाली है। कहते हुए वह मुस्कुरा उठा। दूसरी तरफ उसी होटल के एक पुराने से कमरे में एक शख्स एक आदमी को लगातार मार रहा था। वह आदमी खून से लथपथ हो चुका था और बेजान सा वह जमीन पर गिरा कि तभी उस दूसरे शख्स ने उस बेहाल आदमी को देख अपनी कमर पर खुरसी एक गन निकाली और उस गन को उस आदमी की जांघों के बीच के हिस्से पर पॉइंट करते हुए बोला, काश तूने एक बार जान लिया होता कि अरमान मलिक से उलझने का अंजाम क्या होता है। ये कहते ही उसने वह गन धार धार उसकी जांघों के बीच चला दी और वह आदमी असहनीय दर्द से चीख उठी। अरमान मलिक दहशत का दूसरा नाम, दिखने में एकदम बवाल था। कसा हुआ शरीर, लंबा कद, कुल मिलाकर टॉल, डार्क एंड हैंडसम हर लड़की का ख्वाब था वह, और उसे भी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। पैसा, खूबसूरती और लड़कियां सब था उसके पास। दुनिया की नजरों में वह एक बेहद अमीर बाप की औलाद था, लेकिन दुनिया से छुपकर उसकी एक ऐसी पहचान बन चुकी थी जिससे अब सब अनजान थे। लेकिन बहुत जल्दी उसका काला दुनिया में ऐसा नाम गूंजने वाला था जिसे सुन हर कोई कांप उठे। इधर वह लड़का उस लड़की को संभालने के लिए खड़ा ही था कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि यह एक जरूरी कॉल है और फिर उसने एक नजर उस लड़की पर डाली जो लगातार कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही थी। अब उसके बड़बड़ाने की वजह से वह कॉल उसके साथ खड़ा होकर तो रिसीव कर नहीं सकता था, इसलिए उसे उस लड़की को छोड़ वहां से थोड़ा आगे जाना पड़ा। उस लड़के ने सोचा नहीं था कि वह लड़की नशे की हालत में कहीं जाएगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। उस लड़की के कदम अपने आप दूसरी ओर बढ़ने लगे और कुछ ही पलों में वह एक कॉरिडोर में आ गई, लेकिन उसी पल उसके कदम लड़खड़ा गए और वह सीधा एक कमरे के अंदर गिरी। उस रूम का दरवाजा लॉक नहीं था, इसलिए उस लड़की का केवल धक्का लगने की वजह से वह गेट खुला चला गया और इसी के साथ वह लड़की भी अंदर आ गिरी। इधर वह लड़का जब फोन से फुर्सत होकर मुड़ा तो उसने वह कोना खाली देखा जहां वह लड़की खड़ी थी। इसे देखकर वह सकपका गया। इतने में ही दूसरा लड़का भी वहां आया जिसने उससे सवाल किया, लड़की कहाँ गई? नितिन ने हैरानी के साथ कहा, पता नहीं यार, मैं तो बस 2 मिनट के लिए यहाँ से गया था, इतने में ही कहाँ गायब हो गई। इस पर वह दूसरा लड़का नितिन की कॉलर पकड़कर चिल्ला पड़ा, साले तू एक लड़की को नहीं संभाल पाया, अब कहाँ ढूंढेंगे हम उसे? लेकिन अब चीखने चिल्लाने का कोई फायदा ही नहीं था। वह दोनों ही अपना सिर पकड़कर रह गए क्योंकि वह लड़की उनके हाथों से जा चुकी थी। इधर वह लड़की जो इस वक्त कमरे में जमीन पर पड़ी थी, उसी कमरे के वॉशरूम में एक शख्स शॉवर के नीचे खड़ा नहा रहा था। उसकी पीठ पर एक चील का टैटू बना था जो उसे काफी खतरनाक लुक दे रहा था, और ये शख्स अरमान था। अरमान मलिक। शॉवर से गिरती पानी की बूंदें उसके बदन पर मौजूद खून के धब्बों को मिटा रही थीं, जिसके छींटे उस आदमी को मारते समय उस पर आ गिरे थे। खैर, कुछ देर बाद वह शॉवर लेकर बाहर आया। उसने इस समय कमर पर सिर्फ एक टॉवल लपेट रखी थी। बाहर आकर वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया कि तभी कमरे की लाइट चली गई। ये देख वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन रूम में इस वक्त इतना भी अंधेरा नहीं छाया था कि कुछ भी देखा ना जा सके। हाँ, बस एक दूसरे के चेहरे पहचानने में दिक्कत हो सकती थी, पर उसके अलावा पर्याप्त रोशनी थी वहाँ कि तभी उसका फोन बज पड़ा, जिसकी आवाज सुन उसने अपना फोन उठाया और तभी दूसरी तरफ से उसका एक दोस्त उस पर
चिल्लाते हुए बोला, अरमान तेरा दिमाग ठीक है, तूने उस खान के बेटे को मार डाला। तो अरमान बेफिक्री से एक सिगरेट जलाते हुए बोला, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि अरमान मलिक से उलझने का अंजाम सिर्फ मौत होता है। लेकिन तू जानता है ना वह खान कितना कमीना आदमी है, छोड़ेगा नहीं आसानी से तुझे। मैं चाहता भी नहीं हूँ, कुत्ते का शिकार करने में क्या मजा तो तब है जब शिकार शेर का हो, कहकर अरमान ने फोन काट दिया। और तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुन अरमान थोड़ा चौंका और अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर जैसे ही वह इस आवाज का पीछा करने के लिए हुआ कि तभी अचानक से कोई पीछे से उसके गले आ लगा, जिस कारण उसका फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा। प्लीज हेल्प मी, यह एक मीठी सी आवाज अरमान के कानों को छू गई, जिसे सुन वह थमा रह गया। उस लड़की के छोटे छोटे हाथ अरमान के सीने पर कसे थे और कुछ ही पलों में अरमान मुड़ा और अब उसके सामने खड़ी बमुश्किल से उसके सीने तक आती एक लड़की दिखी। अरमान उसका चेहरा तो क्लियर नहीं देख पा रहा था, लेकिन तब भी उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ उस लड़की की तरफ। उसी पल वह लड़की अरमान के सीने से आ लगी और अब उसकी सांसें अरमान के सीने पर चल रही थीं, जिन्हें महसूस करके अरमान के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। आई नीड यू, उस लड़की ने एक दफा फिर कहा, जिसे सुनकर अरमान ने उसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए गौर से उसके चेहरे को देखने की कोशिश करने लगा। प्लीज प्लीज हेल्प मी, आई नीड यू, उस लड़की की आवाज बेसब्र हो रही थी, जिसके साथ ही एक झटके में उसने अरमान के होठों को चूम लिया। और इधर अरमान, जिसने ना जाने कितनी लड़कियों के साथ अपनी रातें गुजारी होंगी, लेकिन आज तक उसने किसी को भी ये हक नहीं दिया कि कोई उसके होठों को छूम सके, लेकिन इस लड़की ने सीधा उसके होठों पर निशाना साधा। और ताज्जुब की बात यह थी कि अरमान ने उसे रोका भी नहीं। और इससे भी ज्यादा वह इस सोच में पड़ गया कि आखिर ये लड़की है कौन। तभी उसके दिमाग में उसके दोस्त की कहीं वह बात आई, आज तेरे लिए ऐसी लड़की भेजूंगा कि तू जिंदगी भर उसे नहीं भूल पाएगा। अपने दोस्त के इन शब्दों को याद करते ही अरमान को लगा कि ये वही लड़की है। और तभी उसके हाथ उस लड़की के जिस्म पर रेंगते लगे और फिर उसने अपने होंठ उस लड़की से दूर करते हुए लंबी लंबी सांसें भरकर कहा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये रात तुम्हारे लिए कितनी लंबी होने वाली है, पछताने वाली हो तुम। और इधर अपने शब्दों को पूरा करते ही अरमान ने उस लड़की के होठों को इस कदर दबोच लिया मानो जन्मों से तड़प रहा हो उसे छूने के लिए, और वह पूरी तरह से उसके नाजुक बदन पर हावी होता चला गया। अरमान उस लड़की के होठों को चूम नहीं रहा था, बल्कि खा रहा था। पहली बार उसने किसी लड़की के होठों को इतनी शिद्दत के साथ चूमा था। फिजिकल वो पहले भी कई बार हो चुका था, लेकिन किस आज तक उसने कभी नहीं की थी, और कह सकते हैं कि ये उसके लाइफ की पहली किस थी। अरमान इतना पागल हो चुका था उस लड़की के जिस्म से उठ रही भीनी भीनी खुशबू से कि उसका अपने शरीर से पूरा कंट्रोल चला गया। इधर वो लड़की पूरी कोशिश कर रही थी अरमान का साथ देने की, लेकिन उसकी स्पीड को मैच कर पाना उसके बस की बात नहीं थी। उसका छोटा सा शरीर अरमान के भारी भरकम शरीर के नीचे दबता ही जा रहा था, और उसके किस करने के लहजे से अरमान समझ गया कि उसे किस करना नहीं आता है। ये जानकर तो उसके अंदर अजीब से सेटिस्फेक्शन की लहर दौड़ गई। अगले ही समय में अरमान ने उस लड़की को कमर से पकड़कर ऊपर लिफ्ट किया तो उस लड़की ने अपने दोनों पैर अरमान की कमर के इर्द गिर्द फंसा लिए और अरमान ने उस लड़की को पीछे धकेलते हुए दीवार से लगा दिया, जिसके बाद वो उसके होंठों के साथ साथ गर्दन को भी चूमने लगा। अरमान ने महसूस किया कि उस लड़की का शरीर बेहद गर्म है, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान न दिया और अपने होंठ उस लड़की की गर्दन से चिपकाए रहा। वो लड़की बेतहाशा कराह रही थी, उसके आंसू निकल आए। वो तो किसी बात के होश में ही नहीं थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे इस समय किसी के शरीर की जरूरत महसूस हो रही थी, इसलिए उसने खुद को अरमान की बाहों में पूरी तरह समर्पित कर दिया। इधर अरमान की सांसें भी बढ़ चुकी थी। उसने अगले ही पल उस लड़की के जिस्म से वो टी शर्ट अलग कर दी, जिस कारण अब उसका मखमली सा बदन अरमान के सामने आ गया। अरमान कुछ पल के लिए रुका और फिर धीरे से उसने अपनी उंगली उस लड़की की गर्दन पर चलाई और कहा, आखिर ऐसा है क्या तुम में जो अरमान मलिक को पागल कर दिया है तुमने। कहकर अरमान ने धीरे से उस लड़की की कॉलर बोन को काट लिया और फिर से उसके जिस्म में चूर हो गया। कुछ ही समय में उन दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े थे। अरमान के नीचे वो लड़की पूरी तरह से दब चुकी थी, तो वही अरमान उसके जिस्म पर अपने होंठों की छाप छोड़े जा रहा था। वो उसकी गर्दन को चूमते हुए नीचे पेट तक आया और पेट पर आकर उसने
उस लड़की की नाभि को काट लिया, जिससे उस लड़की की चीख निकल गई और उसने कसके अपने हाथ अरमान के बालों में फंसा दिए। उस लड़की के जिस्म पर जगह जगह बाइट्स के निशान बन चुके थे, जो इस बात को साबित कर रहे थे कि अरमान किस कदर वाइल्ड हो चुका था। ये पहली दफा था जब अरमान इतने पेशनेट तरीके से किसी लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था, वरना उसका मेक आउट सेशन ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का होता था, या अगर कभी वो किसी के साथ ज्यादा देर तक रुक भी जाता तो वो लड़की आगे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। लेकिन पता नहीं क्या जादू था इस लड़की में कि वो थकने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि वो तो इसे जितना छूता था उसे पाने की तड़प अरमान के मन में उतनी ही बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद उस लड़की को चूमते हुए अरमान एक बार फिर ऊपर आया और उस लड़की के होंठों से होंठ टिकाते हुए बोला, यू ड्राइव्स मी क्रेजी। कहकर अरमान ने एक दफा फिर उस लड़की को चूम लिया, जिस कारण उस लड़की की दर्द भरी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। और इधर अरमान को तुरंत एक बात का एहसास हुआ, जिसके चलते उसने हैरानी से उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहा, आर यू वर्जिन। वो लड़की कुछ भी कहने की सुध में नहीं थी, बल्कि वो तो मानो दर्द से मरी जा रही थी। आहमा, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज। वो लड़की कराहते हुए चिल्लाए जा रही थी कि तभी अरमान ने उस लड़की के माथे को चूम लिया और धीरे से कहा, रिलैक्स, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है इसलिए दर्द हो रहा है, जस्ट काम डाउन। कहकर अरमान ने उस लड़की के कांपते हुए होंठों को चूम लिया और अब पागलों की तरह उस लड़की पर हावी होता चला गया। जब से उसे एहसास हुआ था कि ये लड़की वजन है, तब से तो मानो उसके अंदर एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ उठी थी और अब उसका रुकना मानो नामुमकिन था। उस लड़की को कोई अंदाजा तक नहीं था कि ये रात उसके लिए उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात होने वाली है। पूरी रात उस कमरे में उस लकड़ी की आहें गूंजती रही और अरमान उसके जिस्म के हर हिस्से पर अपनी छाप छोड़ता रहा। इसी तरह पूरी रात गुजार गई। ना जाने किस पहर में अरमान रुका तो वही वो लड़की पूरी तरह से पसीने में चूर उसकी बाहों में ढेर हो गई। अगली सुबह उस लड़की की अचानक से आंख खुली। कुछ समय तक तो उसे अपने सर में भारी दर्द महसूस होता रहा, लेकिन तभी उसने कुछ महसूस किया और उसी पल मानो उसकी सांसें रुक गई। वो अचानक से बिस्तर से उठ बैठी और उसने जो हालत खुद की देखी तो उसका रोना छूट गया, लेकिन जैसे तैसे उसने अपने आंसू रोके और अपने मुंह पे हाथ रख लिया। उसने अपनी गर्दन दूसरी ओर घुमाई तो उसकी नजर एक शख्स पर गई, जिसकी कसी हुई पीठ ही देख पा रही थी वो, और चेहरा देखने में पूरी तरह नाकामयाब थी और देखना चाहती भी नहीं थी। उसने एक पल तक नहीं गवाया और तुरंत बिस्तर से खड़ी होकर उसने अपने कपड़े समेटे और कुछ ही पलों में बदहवास सी वहां से भागी चली गई। सूरज सर चढ़ चुका था, जिसकी धूप अरमान के चेहरे पर आ गिरी और इसी वजह से उसकी आंख खुली। वो बिस्तर से उठा और जैसे ही उसने अपने बेड का दूसरा हिस्सा खाली पाया तो हैरान रह गया। वो लड़की कहाँ गई? अरमान बेचैन हो उठा। पहली बार अरमान मलिक बेचैन हुआ था, और वो भी उस लड़की के लिए जिसकी वो शक्ल तक नहीं देख पाया था। अरमान तुरंत बिस्तर से उठा और एक टॉवल कमर में लपेटते हुए उसने जमीन पर पड़ा अपना फोन उठाकर देखा कि उसमें उसके दोस्त शौर्य की कई सारी मिस कॉल्स पड़ी है। अरमान ने कॉल बैक किया और दूसरी तरफ से कुछ ही समय में शौर्य ने फोन उठाकर कहा, अरमान तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था मेरा? अरे यार, कल रात जो लड़की तेरे लिए आने वाली थी उसके साथ कुछ अनहैपनिंग हो गई थी, इसलिए मैं उसे नहीं भेज पाया। ये सुन अरमान के होश उड़ गए। यानी तेरी भेजी हुई लड़की मेरे पास आई ही नहीं? नहीं यार, यही बताने के लिए तो मैं तुझे कॉल कर रहा था, शौर्य ने कहा। लेकिन अरमान एक जगह जमा रह गया। उसने फोन काट दिया और उसके दिमाग में उस लड़की ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो कौन थी वो लड़की? अरमान ने खुद से ही सवाल किया कि तभी उसने किसी को कॉल किया और कहा, कल रात इस होटल में जितनी भी लड़की आई थी मुझे वो हर लड़की मेरे पास चाहिए। कहकर उसने फोन रख दिया और तभी उसके होंठों पर एक अजीब सी सन की मुस्कान तैर गई। जरा मैं भी तो देखूं कौन थी ये अजनबी जिसने अरमान मलिक को पागल कर दिया। वो लड़की भागते हुए अपने अपार्टमेंट में आ पहुंची। उसने तुरंत दरवाजा लगाया और अगले ही पल उस दरवाजे से चिपक कर फूट कर रो पड़ी। ये मैंने क्या कर दिया? उसने अपने बाल नोच लिए और तुरंत जाकर अपने वॉशरूम में घुस गई। उसने अपने कपड़े उतारे और कपड़े उतारते ही उसकी आंखों के सामने वो मंजर आया जिसे देख उसका दिल मुंह को आ गया। उसके पूरे शरीर में दांतों के निशान बने थे और जगह जगह हिकीज बनी थी। ये देख उसे अपने शरीर से ही घिन महसूस होने लगी और शावर ऑन कर वो पागलों की तरह अपने शरीर को रगड़ने लगी।
रगड़ते रगड़ते उसका पूरा जिस्म लाल पड़ चुका था, लेकिन इतना आसान नहीं था उन निशान को अपने जिस्म से छुटाना। ना जाने कितनी देर में वो बाथरूम से बाहर निकली, उसका चेहरा रो रो कर लाल पड़ चुका था। उसी पल उसके घर में रखा लैंडलाइन बजा, जिसकी आवाज सुन वो होश में आई और उसने अपने आंसू पोंछकर गहरी सांस ली और फिर फोन उठा लिया। हेलो आयशा, तू ठीक है ना? कितनी देर से फोन कर रही हूँ, तुझे कॉल क्यों नहीं उठा रही मेरा? दूसरी तरफ से उसकी दोस्त नित्या ने कहा। आयशा मुखर्जी 19 साल की एक प्यारी सी लड़की जो अपनी दुनिया में बिल्कुल खुश थी, भला की खूबसूरत और बेहद मासूम थी, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी ऐसा मोड़ लेगी इसकी तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं ठीक हूँ जैसे तैसे, आयशा ने कहा। तू आज कॉलेज आ रही है ना? नित्या ने सवाल किया। नहीं, आज तबीयत ठीक नहीं है मेरी, मैं नहीं आ पाऊंगी, आयशा ने कहा। तू ठीक है ना आयशा? मुझे तेरी आवाज सही नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ, तुझे बाद में कॉल करती हूँ, कहते ही आयशा ने फोन काट दिया और औंधे मुंह बिस्तर पर जा गिरी और एक बार फिर उसका रोना छूट गया। उसका रोना जाहिर था, आखिर उसने अपनी वर्जिनिटी गंवा दी थी, वो भी एक ऐसे शख्स के साथ जिसे वो जानती तक नहीं थी। अरे उसने तो आज तक अपनी फर्स्ट किस भी अपनी लाइफ में आने वाले सबसे स्पेशल शख्स के लिए बचा रखी थी, जिसे कल उसने गवा दिया। उसे अब खुद के शरीर से ही घिन आने लगी थी, लेकिन मजबूरन अब वो इस सच्चाई को नहीं बदल सकती थी कि कल रात जो हुआ वो अब उसकी जिंदगी का एक काला सच बन चुका है। अरमान गुस्से में इस समय एक रूम में मौजूद था और उसके सामने कुछ आदमी अपनी गर्दन झुकाए खड़े थे कि तभी अरमान ने गुस्से में एक फाइल उन आदमियों के मुंह पर दे मारी और चिल्लाया, तुम सब एक लड़की को नहीं ढूंढ सकते? ये जितनी भी लड़कियां तुमने मुझे दिखाई है उनमें से कोई भी वो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तभी एक आदमी बोला, सर उस होटल में जितनी भी लड़कियों ने चेक इन किया था उन सबकी डिटेल हमने आपको दे दी है। ये सुन अरमान तुरंत अपने गार्ड के पास आकर उसकी कॉलर को झकझोरते हुए बोला, मुझे वो लड़की चाहिए, तुम लोग उसे कैसे ढूंढोगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन आई वॉन्ट दैट गर्ल। अरमान ने एक एक शब्द पर जोर डालते हुए कहा और उसके गुस्से को देख वहां खड़े उसके गार्ड्स के पसीने छूट गए। ओके सर, हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें कि तभी अरमान एक दफा फिर चिल्ला उठा, कोशिश नहीं रिजल्ट्स, आई वॉन्ट रिजल्ट्स। यस सर, वी विल फाइंड दैट गर्ल। ये सुन अरमान ने उस गार्ड को पीछे धकियाते हुए कहा, नाउ गेट आउट। उसके ऑर्डर पर तुरंत वो सब वहां से चले गए और उनके जाते ही अरमान ने एक टेबल पर रखा कांच का वास उठाया और गुस्से में उस वास को जमीन पर फेंक दिया। उसका चेहरा इस समय क्रोध की आग में जल रहा था। तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा, कहते ही अरमान पागलों की तरह हंस पड़ा। आयशा इस समय ड्रेसिंग टेबल और बैठी थी। उसने सफेद रंग का चूड़ीदार पहना था जिसकी स्लीव्स फुल थी, क्योंकि उसे अपने जिस्म पर मौजूद उन दांत के निशान को छिपाना था। हालांकि उसका रोना बंद हो चुका था, लेकिन चेहरे की चमक अब भी गायब थी। तभी एक बार फिर उसका लैंडलाइन बजा, जिसकी आवाज सुन वो एकदम से चौंक उठी। उसने फोन उठाया और तभी दूसरी तरफ से किसी की घबराती हुई आवाज उसके कान में पड़ी, मिस आयशा, आप प्लीज जल्दी ही सिटी हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी मां का सीवियर एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनते ही आयशा का शरीर ढीला पड़ गया। वो फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा। कुछ ही समय में आयशा बदहवास सी हॉस्पिटल में पहुंची और रिसेप्शन में जाकर उसने कहा, सर सारिका मुखर्जी कहाँ एडमिट हैं वो? रिसेप्शनिस्ट ने उसे रूम नंबर बताया और थोड़ी ही देर में आयशा रूम के पास पहुंची। तभी उसे एक डॉक्टर दिखा, जिससे उसने कहा, डॉक्टर मेरी माँ। ये सुन डॉक्टर ने परेशानी भरी आवाज में कहा, उनकी हालत बहुत सीरियस है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। ये सुन आयशा का शरीर ढीला पड़ गया और उसी वक्त उस हॉस्पिटल में कई सारे लोग काले कपड़े पहने आए। उन्होंने काले रंग के कोट पेंट पहने थे और वो किसी के बॉडीगार्ड लग रहे थे कि तभी उनके बीच में से एक भारी और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला शख्स सामने आया, जिसे देखते ही आयशा की आंखों में आंसू आ गए। वो शख्स आयशा के पास आकर उसके गालों को थाम बोला, फिक्र मत करो आयशा, सारिका को कुछ नहीं होगा। ये सुन आयशा का रोना छूट गया और वो बेहाल सी उस शख्स के सीने से जा लगी। उस शख्स ने आयशा को अपने गले से लगा लिया और उसका सिर सहलाने लगा। तभी उसने एक डॉक्टर को देख कहा, इलाज में जितना खर्चा होगा तुम करो, लेकिन पेशेंट को कुछ नहीं होना चाहिए। वो आदमी बेहद ताकतवर था। सभी डॉक्टर्स तुरंत हरकत में आ गए और इधर उस शख्स ने आयशा का सिर सहलाते हुए कहा, खुद को संभालो आयशा, मेरे रहते मैं सारिका को कुछ नहीं होने दूंगा।
इस शख्स का नाम शरद मलिक था, जिनकी उम्र यही कोई 50 वर्ष की थी और वो केवल इस शहर के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के ताकतवर लोगों में से एक थे। और इन सब में सबसे ज्यादा होश उड़ा देने वाली बात ये थी कि ये और कोई नहीं बल्कि अरमान के पिता थे, वो अरमान जिसके साथ आयशा ने अपनी रात गुजारी थी। कुछ घंटे बीत चुके थे और सारिका की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। कुछ ही पलों के डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए और उन्होंने आयशा को देख कहा, आपकी माँ आपसे मिलना चाहती हैं। ये सुन आयशा तुरंत अंदर भागी और उसने अपनी माँ को जब इस हालत में देखा तो उसका रोना छूट गया। लेकिन तभी पीछे से शरद ने उसके कंधे पर हाथ रख कहा, अगर तुम अपनी माँ के आगे कमजोर पड़ोगी तो उन्हें और तकलीफ होगी। इस पर आयशा ने जबरदस्ती अपने आंसुओं का घूंट पी लिया और धीरे से जाकर सारिका के पास बैठ गई। उसे वहां देख सारिका हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने आयशा के हाथ पर अपना हाथ रख धीरे से कहा, वादा करो मुझसे कि तुम हमेशा अपना ख्याल रखोगी। ये सुन आयशा तुरंत बोली, मम्मा आप ऐसा क्यों कह रही है? मेरा ख्याल रखने के लिए तो आप है ना, तो फिर मुझे क्या जरूरत है खुद की केयर करने की? ये सुन सारिका बेजान आवाज में बोली, मेरे पास अब वक्त नहीं है बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन कुछ नहीं मम्मा, आपको कुछ नहीं समझी आप? आयशा का दिल भर उठा था। तभी सारिका ने पीछे खड़े शरद को देख उन्हें आंखों से ही अपने पास आने का इशारा किया। सारिका की इस हालत को देख शरद के कदम भी भारी हो गए थे और उनका दिल भी कमजोर हो चला था, लेकिन आयशा को संभालने के लिए उन्होंने खुद को मजबूत बनाए रखा। वो सारिका के पास आए और उन्होंने सारिका के सर पर हाथ फिराते हुए हल्के से उसके सर को चूम कर कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा सारिका, तुम हमें कहीं छोड़कर नहीं जा रही हो। तो इस पर सारिका ने शरद के दोनों हाथ थाम लिए और कहा, वादा करिए मिस्टर मलिक, आप मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे, उसे कभी मेरी कमी महसूस नहीं होने देंगे। तो इस पर आयशा तुरंत रोते हुए चिल्ला पड़ी, मम्मा प्लीज स्टॉप इट, मैंने कहा ना आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही है। इधर शरद का दिल भर आया। वो समझ चुके थे कि अब वाकई सारिका के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उन्होंने लाचारी से अपनी आंखें मींच ली तो वही सारिका ने अपनी बाहें फैलाकर आयशा को अपने गले लगने का इशारा किया, जिसे देख आयशा तुरंत अपनी मां के सीने से आ लगी और फूट फूट कर रो पड़ी। मेरी अच्छी बच्ची, मैं जानती हूँ तू मेरे बिना नहीं रह पाएगी, लेकिन अब तुझे आदत डालनी पड़ेगी आयशा, और मिस्टर मलिक तेरा ख्याल हमेशा रखेंगे, भरोसा रखना उन पर, कहकर सारिका ने आयशा को खुद से अलग किया और उसके माथे को चूम लिया, जिसके साथ ही उनकी आंखों में भी आंसू उतर आए। उनकी सांसें अब छूटने लगी थी, जिसे देख आयशा घबरा उठी। मम्मा। उसी पल सारिका ने शरद का हाथ थामकर अपनी छूटती हुई सांसों से कहा, मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा मिस्टर मलिक। मम्मा मम्मा डॉक्टर कहते हुए आयशा पागलों की तरह चिल्ला उठी। उसी पल कमरे में डॉक्टर आए और उन्होंने आयशा और शरद को बाहर जाने को कहा। शरद आयशा को संभालते हुए अपने साथ बाहर ले गए, लेकिन उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अंदर डॉक्टर पूरी कोशिश में लगे थे, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकामयाब होती नजर आ रही थी। कुछ समय बाद डॉक्टर अपने चेहरे पर निराशा लिए बाहर आए, जिन्हें देख आयशा पागलों की तरह उनके पास जाकर बोल पड़ी, मेरी मम्मा वो ठीक है ना? डॉक्टर कुछ पलों के खामोश रहे और फिर उन्होंने शरद की ओर देखते हुए अपनी गर्दन ना में हिला दिया, आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। डॉक्टर के ये चंद शब्दों को सुनते ही मानो आयशा की पूरी दुनिया हिल गई। दूसरी तरफ अरमान अपने होंठों में सिगार फंसाए इस समय एक कार में बैठा था। उसी पल एक आदमी उसकी कार में आ बैठा और उसने कहा, सर वो दोनों अंदर है। ये सुन अरमाना कार से बाहर उतरा और कुछ ही समय में वो एक अंधेरे में डूबे गैराज में आया, जहां बीचों बीच कुर्सी पर दो लड़कों को बांध रखा था। ये वही दोनों लड़के थे जो उस रात आयशा को होने साथ ले जा रहे थे। अरमान उन दोनों के सामने जाकर खड़ा हो गया और नितिन के पैर पर अपना एक पैर टिकाते हुए सिगरेट की कश भरते हुए बोला, ये पहला और आखिरी मौका दे रहा हूँ तुझे, बता वो लड़की कहाँ मिलेगी? कहकर अरमान ने उसके मुंह पर बंधा टेप निकाल दिया। तभी नितिन तोते की तरह बोल पड़ा, हमें सच में कोई आइडिया नहीं है उस लड़की का, वो हमें खुद नशे की हालत में मिली थी और उसे देख हम दोनों का मन फिसल गया, इसलिए हम उसे। पर नितिन इससे आगे कुछ भी कह पाता कि तभी बंदूक चलने की आवाज पूरे गैराज में गूंज उठी। अरमान के हाथों नितिन मारा जा चुका था बेरहमी से, और उस दूसरे लड़के की तो पेंट गिली हो गई। ये देख तभी अरमान उसके पास आया और उसके होंठों से भी टेप हटाकर
बोला कहा था ना, पहला और आखिरी मौका दे रहा हूँ, लेकिन शायद उसे मेरी बात समझ नहीं आई, पर तुझे तो आ गई है ना। चल शुरू हो जा। हमें सच में उस लड़की के बारे में कोई अंदाजा नहीं। लेकिन एक बार फिर गैराज में धाड़ धाड़ की आवाज गूंज उठी और वो दूसरा लड़का भी मारा गया। तभी उसका पीए उसके आपस आकर बोला, सर ये दोनों तो मर गए, आपने इन्हें क्यों मार दिया? तो अरमान ने सनकियों की तरह कहा, इन दोनों ने उस चीज को पाने की कोशिश की थी जिस पर अरमान मालिक की नजर पड़ चुकी थी, भला कैसे जिंदा छोड़ देता इन्हें। अरमान ने उन दोनों लाशों को देख कहा, किसी कचरे में फेंक देना इसे और पता लगाओ उस लड़की के बारे में, मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। ये सर, इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत जल्द आपके सामने वो लड़की आएगी। ये सुन अरमान ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर आकर अपनी कार में बैठ गया। कार में बैठते ही अरमान ने अपना सर कार की सीट से टिका लिया और आंख बंद कर बोला, बहुत तड़पा रही हो तुम, लेकिन जिस दिन तुम मिल गई उस दिन मेरी हर एक तड़प का बदला लूंगा तुमसे। कहते हुए वो आयशा के साथ बिताई उस रात को याद करने लगा। उसके होंठों के सॉफ्ट टच को वो भुला ही नहीं पा रहा था। अरमान ने अपने होंठों पर अपना अंगूठा सहलाते हुए कहा, ये होंठ तड़प रहे हैं एक दफा फिर तुम्हें चूमने के लिए, ये आंखें तरस रही है तुम्हारे जिस्म के दीदार के लिए, ये हाथ तड़प रही है तुम्हें एक दफा फिर छूने के लिए, और अपनी हर तड़प का हिसाब लेगा ये अरमान मलिक तुमसे, बस देखती जाओ। कहते ही एक वहशी मुस्कान ने अरमान के होंठों पर अपना कब्जा जमा लिया। कुछ दिनों बाद आयशा इस वक्त अपने हाथ में अपनी मां की तस्वीर लिए खड़ी थी और उसके कमरे के बिस्तर पर एक बैग खुला रखा था जिसमें वो अपने कपड़े रख रही थी, कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। वो सारिका की तस्वीर देखते हुए आयशा की आंखों में आंसू आ गए और उसने कसके उस तस्वीर को अपने गले से लगा लिया। मैं आपके बिना अकेली पड़ गई हूँ मम्मा, आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? आयशा के दिल का दर्द दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। अपनी माँ को खोना वैसे भी बहुत दर्दनाक चीज होती है, भला उसकी जिंदगी में सारिका के सिवा था ही कौन उसका। उसी पल दरवाजे की बेल बजी, जिसे सुन आयशा होश में आई और उसने अपने आंसू पोंछकर वो तस्वीर उस बैग में रख ली और उस बैग की जिप बंद कर दी। बाहर आकर उसने दरवाजा खोला तो सामने शरद खड़े थे, जिन्हें देख आयशा ने कुछ नहीं कहा और अपनी नजरें झुकाते हुए बेमन से बोली, मेरा सामान पैक है। ये सुन शरद ने अपने गार्ड से उसका लगेज लाने को कहा और उन्होंने अपना हाथ बेहद स्नेह से आयशा के सर पर रख दिया। यकीन मानो आयशा, सारिका को खोकर मुझे भी तकलीफ हो रही है, लेकिन अब मैं तुम्हें इस तकलीफ में और नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मुझ पर भरोसा करना आसान नहीं होगा, लेकिन मेरा वादा है तुमसे, तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा। ये सुनते ही आयशा ने छूटते ही कहा, बेटी की तरह होना और बेटी होना में फर्क होता है मिस्टर मलिक, और आप प्लीज कभी इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि मैं आपके साथ चल रही हूँ तो इसका मतलब मैं बहुत बेसहारा हो चुकी हूँ, बल्कि अगर मेरी माँ की आखिरी इच्छा ना होती तो मैं कभी आपके साथ नहीं जाती। आयशा की मनोभावना शरद समझ पा रहे थे, आखिर उसने अपनी माँ को खोया था। उन्होंने आयशा के इस बर्ताव का बड़े ही आराम से जवाब देकर कहा, मैं तुम्हें पूरा वक्त दूंगा खुद को अपनाने के लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिन तुम मुझे जरूर अपनाओगी। इस पर आयशा ने कुछ नहीं कहा और तभी गार्ड्स उसका लगेज लेकर बाहर आए, जिसके साथ ही आयशा ने भी इस घर को आखिरी बार अपनी नम आंखों से देखते हुए विदाई ले ली। और कुछ ही पलों में आयशा निकल चुकी थी उस शहर से दूर जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया, बचपन में पिता को, फिर माँ को, घर को और फिर उसके जिस्म को। कुछ घंटों बाद बेंगलोर की जमीन पर एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ, जिसमें से शरद के साथ आयशा बाहर निकली। उसने पहली बार इतना वीआईपी ट्रीटमेंट महसूस किया था। ये सभी कुछ उसके लिए बेहद नया सा था। आसपास 24 घंटे चलते बॉडी गार्ड्स, प्राइवेट जेट के साथ साथ महंगी गाड़ियों में ट्रेवल करना और सबसे बड़ी बात, दुनिया भर के सबसे ताकतवर लोगों में से एक शरद मलिक के साथ उसका उठना बैठना। आयशा प्लेन से बाहर निकली। उसने इस समय सिंपल सी टी शर्ट और एक जीन्स पहनी थी, ऊपर से उसने एक ढीली ढाली हुडी भी डाल रखी थी और बालों का मेसी बन जिसमें वो बेहद क्यूट दिख रही थी। तभी शरद ने आयशा के चेहरे पर नजर डालते हुए कहा, घबराओ मत, धीरे धीरे इन सब की आदत हो जाएगी तुम्हें। ये सुन आयशा ने नर्वसनेस में ही अपनी गर्दन हिला और वो लोग एक रोल्स रॉयस में आ बैठे। ये रास्ता लंबा होने वाला है आयशा, तब तक तुम चाहो तो मुझे अपने बारे में कुछ बता सकती हो। हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन कभी तुमने मुझे खुद को जानने का मौका नहीं दिया, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि तुम
मुझे अपनी पसंद नापसंद बताओ, शरद ने बड़े ही स्नेह से कहा। मुझे अपनी वही पुरानी लाइफ पसंद है, क्या आप मुझे दिला सकते हैं? आयशा ने एक बार फिर खरा जवाब दिया। नहीं, शायद वो जिंदगी मैं तुम्हें अब नहीं दिला सकता हूँ, लेकिन एक नई बेहतर लाइफ जरूर दिला सकता हूँ, शरद ने कहा। इस बार आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना सिर कार की विंडो से टिकाकर बैठ गई। उसी पल शरद का फोन बज पड़ा। उन्होंने कॉलर आईडी देखी तो उनके चेहरे पर लकीरें खींच गई। हेलो डैड, आई एम गोइंग आउट, मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है, सो मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ये अरमान की आवाज थी। व्हाट, तुम्हें पता है ना आज मैं आयशा को घर ला रहा हूँ, एटलीस्ट उससे एक बार मिलकर तो चले जाओ, शरद ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। मुझे किसी आयशा वायशा से मिलने में इंटरेस्ट नहीं है डैड, वो आपकी हेडेक है, इसलिए उसे आप संभालिए। ये कहते ही अरमान ने बिना शरद की बात सुने फोन काट दिया। हेलो हेलो अरमान, शरद हेलो हेलो करते रह गए, लेकिन तब तक फोन कट चुका था। तभी उन्होंने अपनी नजर घुमाई तो पाया आयशा उन्हें ही देख रही थी, जिसकी नजरों को देख शरद ने बात को बदलते हुए कहा, वो मेरे बेटे का कॉल था, बहुत एक्साइटेड है तुमसे मिलने के लिए। शरद ने झूठ कहा, क्योंकि सच तो वो कह नहीं सकते थे। वैसे बहुत ख्याल रखेगा वो तुम्हारा, बिल्कुल तुम्हारे बड़े भाई की तरह। शरद ने ये शब्द कहे बिना ये बात जाने कि उनका बेटा आयशा का ख्याल तो रखने वाला है, लेकिन भाई की तरह तो बिल्कुल नहीं। खैर, शरद पूरे रास्ते कोशिश करते रहे हैं आयशा से बात करने की, लेकिन आयशा अपना सिर कार की विंडो से टिकाए बैठी रही। कुछ घंटों का सफर तय करते हुए गाड़ियों का लंबा सा काफिला एक बड़े से मेंशन के आगे आ रुका। आयशा कार से बाहर निकली और जैसे ही उसने अपने सामने खड़े इतने बड़े बंगले को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। कुछ पल तो उसे उस बंगले को पूरी तरह से देखने में ही निकल गए, इतना बड़ा था तो वो मेंशन। अंदर चले, पीछे से शरद की आवाज उसके कानों में पड़ी, जिसे सुनन आयशा ने अपनी गर्दन हिलाई और अंदर आ गई। ये मेंशन अंदर से बेहद आलीशान था, वहां रखी हर एक चीज एंटीक थी। आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं? आयशा ने पूरे मेंशन को बड़ी ही गौर से देखते हुए सवाल किया। नहीं, मेरा बड़ा बेटा अरमान और मेरी बेटी मेघा यहीं पर रहते हैं। मेघा बस तुमसे 1 साल ही बड़ी है, लेकिन अरमान काफी बड़ा है, तुमसे 26 साल उम्र है उसकी और इस साल 27 का हो जाएगा, शरद ने कहा। हम शादी नहीं हुई अभी उनकी, आयशा ने अभी भी उस मेंशन को देखते हुए सवाल किया। तो वही शरद को भी अब अच्छा लग रहा था कि आयशा उससे बात कर रही थी। नहीं, शादी नहीं की उसने अभी तक। अच्छा, हमारे यहाँ तो इतनी उम्र में बच्चे भी हो जाते हैं। आयशा अपनी ही बात पर मुस्कुरा दी थी। वही शरद को बहुत खुशी महसूस हुई इतने दिनों बाद आयशा के होंठों पर मुस्कान देख के। दरअसल उसे अभी तक कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। मैं तो चाहता हूँ कि वो शादी करे, पर उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अरमान का जिक्र करते हुए शरद के होंठों पर निराशा थी, क्योंकि वो आयशा को अरमान की हकीकत नहीं बता सकते थे वो कि अरमान किस तरह का शख्स है, कितना गुस्सैल, कितना जिद्दी और कई बार बदतमीज भी है। पर इन सबसे भी बढ़कर अब अरमान की ऐसी पहचान बन चुकी थी जिसके बारे में खुद शरद को भी कोई अंदाजा नहीं था। खैर, आयशा को उसके कमरे में छोड़ दिया गया। ये कमरा बेहद बड़ा और आलीशान था। कमरे में रखी हर चीज की कीमत करोड़ों में होगी। आयशा ने कभी सोचा भी नहीं था उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आएगा, लेकिन जिस कीमत पर उसे ये दिन मिले थे, यो कीमत उसे बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि अपनी माँ को खोया था उसने। रात हो चुकी थी। आयशा अपने वही कपड़े पहने दोपहर में सो गई थी और सीधे अब जाकर उसकी आंख खुली, जिसके बाद उसने अपने कपड़े कबर्ड में सजाए और तभी उसे प्यास लगने लगी। कमरे में पानी नहीं था, इसलिए उसे नीचे किचन में जाना पड़ा। काफी अंधेरा पहले ही हो चुका था। इस समय वहां स्टाफ के अलावा कोई मौजूद नहीं था और वो स्टाफ भी अब स्टाफ क्वार्टर में जा चुका था। शरद अपने किसी जरूरी काम से बाहर गए थे, यानी कुल मिला के मेंशन के अंदर आयशा इस समय बिल्कुल अकेली थी। लाइट भी इस वक्त बेहद डिम जल रही थी। आयशा किचन में आई और फ्रिज से अपने लिए पानी की बोतल निकालने लगी, लेकिन जैसे ही उसने अपना फ्रिज बंद किया कि तभी उसकी आंखों के सामने एक बड़ा सा कुत्ता आ गया, जिसे देखते ही आयशा चीख उठी और डर के मारे वो बोतल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरी। ये डॉग एक जर्मन शेपर्ड था, जो कि दिखने में बेशक बेहद खतरनाक था। वो आयशा पर जोर से भौंक उठा और अब तो आयशा की हालत ही खस्ता हो गई। वो डर के मारे दूसरी ओर भाग उठी। हेल्प, कोई मदद करो मेरी। आयशा डर से भागी जा रही थी तो वही वो कुत्ता भी उसके पीछे पड़ गया था। आयशा भागते भागते एक ऐसी जगह पर आ
गई जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने डर से उस कुत्ते को देखा और धीरे धीरे उल्टे कदम चलने लगी। तो वही वो कुत्ता भी शिकार भरी नजरों से देखते हुए धीरे धीरे आयशा के करीब बढ़ने लगा। आयशा की जान हलक में अटक चुकी कि तभी उसे अपनी पीठ पर कुछ महसूस हुआ और इस एहसास के चलते आयशा जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसे अपने सामने और अपने बेहद करीब किसी शख्स का शरीर महसूस हुआ जिसके केवल सीने तक ही वो आ पा रही थी। उसी पल वो कुत्ता एक दफा फिर चीख उठा, जिसकी चीख सुन आयशा जैसे ही डर के मारे चिल्लाने को हुई। उसी पल उस शख्स ने अपना एक हाथ आयशा की कमर में फंसाया और दूसरा हाथ उसके होंठों पर रख उसे पीछे की ओर धकेलते हुए उसकी पीठ दीवार से लगा दी और धीरे से बोला, शश। उस शख्स के इस इशारे पर आयशा का पूरा बदन सरसरा उठा। तो वही उस शख्स को देख अब वो कुत्ता आराम से जमीन पर बैठ गया। वो शख्स जिसकी शक्ल तक आयशा नहीं देख पा रही थी क्योंकि काफी कम उजाला था वह, लेकिन उसका एहसास अजीब सा करंट दौड़ा रहा था उसके जिस्म में की तभी आयशा ने महसूस किया कि उस शख्स के हाथ अब उसकी पीठ से होते हुए कमर तक फिसल रहे हैं। ये देख आयशा का पूरा शरीर थरथरा उठा। उसे एक अजीब सा एहसास अपने जिस्म में महसूस हुआ, पर वो तो उसकी मजबूत बाहों में कैद हो चुकी थी। इधर वो शख्स पागल हुआ जा रहा था आयशा के मखमली बदन को छूने पर, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अरमान था। डरी सहमी आयशा इस समय अरमान की बाहों में खड़ी थी। वो दीवार और अरमान के बीच में पूरी तरह से दब चुकी थी। तो वही अरमान का हाथ उसके होंठों पर रखा था और इधर अरमान, उसके दिल का तो हाल भी बयान नहीं किया जा सकता। एक बार फिर उसे वो मखमली एहसास महसूस हो रहा था जो उसने उस रात किया था। पर तभी आयशा को एक अजीब सी स्मेल आई, बिल्कुल शराब जैसी, और वो पल भर में समझ गई कि ये स्मेल उसे कहीं और से नहीं बल्कि अपने सामने खड़े इस शख्स से आ रही है। और इस वजह से उसे एहसास हुआ कि इस शख्स ने बहुत ज्यादा शराब पी है। तो वही उसका अंदाजा बिल्कुल सही था क्योंकि अरमान वाकई इस वक्त नशे में धुत था और उसका खुद पर जरा सा भी काबू नहीं था। एक बार फिर उस रात वाली लड़की का एहसास फील करने की वजह से अरमान ने खुद पर से काबू खो दिया और वो आयशा के बेहद करीब बढ़ने लगा और आयशा उसके इस एकदर करीब आने से बेहद डर गई। उसने तुरंत अरमान को खुद से दूर धक्का मारा और वहां से भागते हुए चली गई, और नशे में होने के कारण अरमान की पकड़ भी आयशा से छूट गई और वो दूर जमीन पर जा गिरा। आयशा भागते हुए ऊपर कमरे में आ गई। उसकी सांसें बेहद तेज चली रही थी और चेहरा पसीने से लथपथ हो चुका था। उसने अपने तेज धड़क रहे दिल पर हाथ रखा और कहा, ये क्या था? कौन था वो इतना लंबा चौड़ा आदमी और कितनी शराब पी रखी थी उसने? छी, कितनी गंदी स्मेल आ रही थी उससे। अमायरा को अब भी वो शराब की स्मेल फील हो रही थी जिस वजह से उसे अब उल्टी सी आने लगी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बाथरूम में जाकर वॉश बेसिन के आगे खड़ी हो गई। उसने टैप खोला और हाथ में पानी लेकर छपाक से अपने मुंह पर दे मारा। वो कुछ देर हुए हादसे को भुलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इस घर में एक कुत्ता भी है, ओह गॉड, फिर मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी? आयशा ने परेशानी से कहा। खैर कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आ गई। उसने टेबल पर रखी सारिका की फोटो को देख कहा, आई मिस यू मम्मा। देखिए ना, आपके बिना मैं कितनी अकेली पड़ चुकी हूँ। आयशा कुछ पलों तक अपनी माँ से बात करती रही और फिर उसने अपने बैग से एक नोटबुक निकाली और उसमें कुछ लिखने लगी। उसकी बचपन से डायरी लिखने की आदत थी। वो हमेशा अपने साथ हुई सारी चीजें डायरी में उतार देती थी और इससे उसका मन काफी हद तक हल्का महसूस करता था। अगली सुबह आयशा की आंख तब खुली जब किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। ये सुन आयशा उठी और जब उसने दरवाजा खोला तो वह एक महिला खड़ी थी जिसने सर्वेंट्स ड्रेस पहनी थी। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम जूलिया है। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, आप नीचे आएंगी या फिर मैं आपका ब्रेकफास्ट ऊपर ले आऊं? उस महिला ने बड़े ही तमीज से कहा। आयशा को कभी आदत ही नहीं थी इतने स्पेशल ट्रीटमेंट की, इसलिए लाजमी है उसे ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने कहा, नहीं इट्स ओके, मैं फ्रेश होकर नीचे आती हूँ। ओके मैम कहकर वो यहाँ से चली गई और आयशा दरवाजा बंद करके उस गेट से टिककर खड़ी हो गई। उफो, एवरीथिंग इज सो न्यू, पता नहीं मुझे कब तक इनके तौर तरीकों की आदत लगेगी। खैर कुछ समय बाद आयशा फ्रेश होकर नीचे आई। उसने इस समय व्हाइट कलर की प्लेन टी शर्ट पहनी थी और नीचे फ्लोरल लॉन्ग सकर्ट बालों का उसने मेसी बन बना लिया और इस लुक में काफी प्यारी लग रही थी वो। आयशा को नीचे आते देख जूलिया ने डिनर टेबल पर उसके लिए नाश्ता लगा दिया। आयशा को थोड़ी हिचक महसूस हुई और वो आकर चेयर पर बैठ गई। मिस्टर मलिक कहाँ है?
वो एक जरूरी मीटिंग के लिए आउट ऑफ इंडिया गए थे लेकिन अब आने ही वाले हैं, जूलिया ने कहा। और घर के बाकी लोग? फिर तो बस सुहाना बेबी और अरमान सर ही बचे हैं। वो कभी डिनर टेबल पर नहीं आते हैं। उनकी जरूरत का सामान उनके रूम में ही पहुंच जाता है। ओह कहकर आयशा ने जैसे ही खाने के लिए स्पून उठाए तो प्लेट में रखा खाना देख उसका मुंह बन गया। आयशा ये क्या है? जूलिया मैम ये इटालियन कुजीन है। आयशा लेकिन मैं तो ये सब नहीं खाती, कुछ और नहीं है क्या? जूलिया यस मैम, आप टोस्ट खाना पसंद करेगी। आयशा ओके वही दे दो। जूलिया आयशा के लिए टोस्ट लेकर आई और उस टोस्ट को खाते हुए आयशा ने जूलिया से कहा, वैसे ये मेंशन काफी बड़ा है ना? ऑफ कोर्स मैम, आप सोच भी नहीं सकती इतना बड़ा है। पहली बार जब मैं भी यहाँ आई थी तो मुझे भी 2-3 दिन इजीली लग गए थे इस पूरे मेंशन के रास्तों को समझने में, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी आयशा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, क्या मैं इस मेंशन को एक्सप्लोर कर सकती हूँ? आई मीन यहाँ का इंटीरियर काफी एंटिक है और मुझे एंटिक चीजें काफी पसंद है। अरे मैम इतना एक्सप्लेनेशन मत दीजिए आप, अब तो ये आप ही का घर है, आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, लेकिन सिर्फ उस कॉरिडोर को छोड़, कहकर जूलिया ने अपनी उंगली से एक तरफ इशारा किया। जस तरफ देखते हुए आयशा ने कहा, क्यों वहाँ क्यों नहीं? क्योंकि वो अरमान सर का एरिया है, उन्हें नहीं पसंद कोई भी बिना उनकी परमिशन के वहाँ जाए। जूलिया की इस बात पर आयशा सोच में पड़ गई। काफी रिजर्व और स्ट्रिक्ट जान पड़ते हैं ये, आयशा ने कहा। हाँ आयशा मैम बहुत स्ट्रिक्ट है, इवन उनके लिए तो स्ट्रिक्ट शब्द भी कम ही है। पता नहीं किस नेचर के इंसान है, हर वक्त गुस्से में रहते हैं, इसलिए मेरी आपसे यही हिदायत होगी कि शुरुआत के कुछ दिन आप उनसे दूर रहें। जूलिया की इन बातों पर आयशा हैरानी से उसे देखने लगी। आप तो मुझे डरा रही है जैसे वो इंसान नहीं कोई वैम्पायर हो, आयशा ने हंसते हुए कहा। मेरी बात मजाक में मत लीजिए आयशा मैम, जिस दिन आप सर से मिलेगी आपको खुद पता चल जाएगा कि वो कैसे है। अरे यहाँ स्टाफ की तो हिम्मत ही नहीं होती है उनके सामने अपनी नजरें उठाने की, इतना डर है उनका यहाँ सबको। जूलिया की इन बातों का आयशा पर असर बहुत गहरा पड़ रहा था। वो खुद को इस अनजान शख्स के बारे में सोचने से रोक ही नहीं पा रही थी जिससे वो अभी तक मिली भी नहीं थी। खैर उसने अपना नाश्ता खत्म किया और फिर अपने रूम से एक कैमरा ले आई। दरअसल इस मेंशन को एक्सप्लोर करते वक्त उसे यहाँ रखे एंटिक्स की तस्वीरें भी लेनी थी। ये सब करना उसे काफी अच्छा लगता था। आयशा इस मेंशन की कारीगरी में पूरी तरह खो चुकी थी और इस चक्कर में उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो कब उस हिस्से में आ गई है जहां जाने के लिए जूलिया ने उसे सख्त मना किया था, यानी अरमान के हिस्से में। आयशा अपने गले में कैमरा टांगे जगह जगह की तस्वीर ले ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। उस आवाज का पीछा कर आयशा आगे बढ़ गई और कुछ कदमों की दूरी के बाद उसे दिखा एक बड़ा सा स्विमिंग पूल दिखा। आयशा उस पूल को देख ही रही थी, उसी पल उसे एहसास हुआ कि वहां कोई है। इस वजह से वो तुरंत पिलर के पीछे छिप गई और कुछ समय बाद जब उसने पिलर से अपनी गर्दन हल्की सी बाहर निकाली तो उसे दिखा एक शख्स जिसे आयशा देखती ही रह गई। हालांकि सिर्फ उसका बैक ही दिख पा रहा था उसे, लेकिन इतना काफी था आयशा की धड़कनों को रोकने के लिए। उसके सामने कुछ दूरी पर खड़ा था अरमान, सिर्फ बॉक्सेस पहने, उसकी कसी हुई पीठ, मस्क्यूलर बॉडी और इन सब से परे उसकी पीठ पर बना एक चील का टैटू, ये सब चीजें उसे डेंजर लुक भी दे रही थी और हॉट भी। आयशा की तो नजरें ही नहीं हटी उससे, जबकि अब तक तो उसने अरमान का चेहरा भी नहीं देखा था और सिर्फ बैक देखने भर से ही उसका मुंह खुला रह गया। अरमान के शरीर से इस समय पानी की बूंदें टपक रही थी क्योंकि वो स्विम कर रहा था। आयशा बिना एक पलक झपकाए उसे देखती ही रह गई, लेकिन तभी अचानक से अरमान मुड़ा। ये देख आयशा ने तुरंत खुद को एक बार फिर पिलर के पीछे छिपा लिया और अपने तेज धड़क रहे दिल पर हाथ रख लिया। कुछ समय तक वो यूं ही छिपी खड़ी रही, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने फिर से अपनी गर्दन हल्की सी बाहर निकाली तो इस बार देखा कि वो जगह खाली है। ये देख आयशा हैरान रह गई। इतनी जल्दी कहाँ गया वो, उसने खुद से ही कहा। 2-3 जगहों पर उसने और नजर डाली पर अरमान उसे कहीं ना दिखा, इसलिए वो धीरे से उस पिलर के बाहर निकल आए और फिर सीधे स्विमिंग पूल के पास जाकर खड़ी होकर अरमान को ढूंढने लगी। लेकिन अब तक उसे यकीन हो चुका था कि वो जा चुका है, इसलिए आयशा का मुंह लटक गया। उसे खुद पता नहीं चल रहा था कि भला इतना भी मन क्यों ललचा रहा है उसका उस अनजान शख्स को देखने के लिए। आयशा इस समय स्विमिंग पूल की तरफ मुंह करके खड़ी थी कि तभी उसे अपने कानों में किसी की बेहद भारी आवाज सुनाई दी। आर यू लॉस्ट बेबी गर्ल?
इस आवाज को सुनते ही आयशा के दिल की धड़कनें रुक गई और वो जैसे ही मुड़ी हड़बड़ाहट में उसका पैर फिसल गया और वो सीधा उस पूल में जा गिरी। सामने खड़े अरमान के सामने आ चुकी थी वो लड़की जिसे ढूंढने के लिए उसने कर दिए थे दिन रात एक। इधर पूल में आयशा झटपटा रही थी जिससे अरमान को इतना तो साफ हो गया था कि उसे तैरना नहीं आता। ये देख अरमान ने एक गहरी सांस ली और फिर खुद भी सीधा पूल में कूद गया। कुछ ही पलों में अरमान तैरते हुए आयशा के पास आ गया और उसने अपना एक हाथ उसकी कमर में फंसा दिया और उसे खुद के एकदम करीब खींच लिया। तो वही आयशा ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए अरमान के कंधों पर अपनी पकड़ कस दी और डरी सहमी उसके सीने से आकर चिपक गई। दोनों का गीला जिस्म एक दूसरे से चिपका था और अरमान वो आयशा के चेहरे को देखता ही रह गया। उसकी नजर आयशा के चेहरे से टपक रही उस पानी की बूंद पर गई जो उसकी गर्दन से होते हुए नीचे सीने तक का तय कर रही थी। आयशा के वो थरथराते होंठ जिन्हें देखते ही अरमान पागल सा हो गया। उन दोनों के बीच में एक अजीब सी इंटेंसिटी पैदा हो चुकी थी जिसने पानी में होने के बावजूद भी अरमान के जिस्म को गर्म कर डाला। अरमान के सीने से चिपकी आयशा इस वक्त अपनी सांसें संभालने की कोशिश में लगी थी क्योंकि कुछ समय पहले पूल में गिरने की वजह से तो उसकी जान ही हलक में अटक चुकी थी। उसके हाथ मजबूती से अरमान के कंधों पर कसे थे तो वही अरमान एक टक उसके चेहरे को देखे जा रहा था। इधर आयशा का अरमान पर इतना ध्यान नहीं था कि तभी अचानक से अरमान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और स्विमिंग पूल से निकालकर उसे बाहर ले आने लगा और आयशा उसने अपने हाथ अरमान की गर्दन में फंसा लिए और अब जाकर उसकी नजर अरमान के फेस पर गई। अपनी जिंदगी में उसने इतना हैंडसम आदमी नहीं देखा था। उसका गला सूखने लगा अरमान के कसे हुए जिस्म के साथ साथ उसके फुर्सत से तराशे चेहरे को देख उसी पल अरमान उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकाल लाया और उसने आयशा को पूल के किनारे ही स्लैब पर लिटा दिया। तो वही आयशा को तो किसी बात का होश ही नहीं था। वो मानो अरमान के चेहरे में खो चुकी थी। इस चक्कर में उसने अरमान की गर्दन से अपना हाथ तक ना हटाया। अरमान का आधा शरीर आयशा के ऊपर झुका था। दोनों के ही चेहरे बिल्कुल करीब थे कि तभी अरमान ने आयशा की आंखों में देखते हुए उससे सवाल किया, डू यू वांना किस मी? अरमान के इस अचानक से किए गए सवाल को सुन आयशा की आंख हैरानी के मारे चौड़ी हो गई। क्या उसने हैरत से पूछा। हाँ, किस करना चाहती हो मुझे? अरमान ने कहा। नहीं, आयशा उलझ चुकी थी उसके इस अटपटे सवाल पर। देन लीव में अरमान ने कहा। तो अब जाकर आयशा को होश आया कि वो कब से अरमान की गर्दन में अपना हाथ फंसाए लेटी है। उसने तुरंत सकपकाते हुए अपने हाथ नीचे खींच लिए। उसी पल शरद की आवाज उसके कानों में पड़ी, क्या हुआ आयशा, आर यू ओके? शरद की आवाज सुन आयशा उठ खड़ी हुई और अरमान से दूर खड़ी हो गई। तो इधर अरमान ने उस पर ध्यान ना देते हुए वहां से एक टॉवल उठाए और बेफिक्री से अपने बाल पोंछने लगा। जजी मिस्टर मलिक, मैं ठीक हूँ, वो बस मेरा गलती से पूल में पैर फिसल गया था, आयशा ने कहा। और उसकी बात सुन शरद ने एक नजर उसे देखा और फिर अरमान को देखा जो इस वक्त सिर्फ टॉवल से खुद को पोंछने में व्यस्त था। शरद अरमान के पास गए और फिर उसके कंधे पर अपना हाथ रख उन्होंने मुस्कुराते हुए आयशा से कहा, वैसे आई होप तुम दोनों की मुलाकात हो गई होगी, लेकिन अगर नहीं हुई है तो मैं तुम दोनों का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ये है अरमान, तुम्हारा बड़ा भाई। भाई, ये एक शब्द सुनते ही अरमान के हाथ जहाँ थे वही रुक गए। तो वही आयशा की आंखें फटी रह गई अरमान को देख। कुछ देर पहले तो वो ना जाने किन नजरों से अरमान को देख रही थी, लेकिन अब एक पल में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। उफ। और फिर शरद ने अरमान से कहा, और ये है आयशा, आज से ये यहीं रहेगी, इसलिए अच्छे से ख्याल रखना उसका, तुम्हारी छोटी बहन जैसी है। अरमान का तो खून ही खौला जा रहा था शरद के शब्दों को सुन, लेकिन वो इसके आगे कुछ भी कहता कि तभी शरद का फोन बज पड़ा, जिसे देख उन्होंने कहा, एक्सक्यूज मी कहकर वो फोन अटेंड करने के लिए वहां से चले गए। और इधर आयशा अपनी उंगलियों को आपस में उलझाते हुए खड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या बोले, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, मुझे बचाने के लिए थैंक यू भैया। थैंक यू तक तो सब साहू था, लेकिन भैया, पहले शरद और अब खुद आयशा भी उसे भाई बोलने लगी थी। इस बार अरमान ने आव देखा ने ताव और तेज कदमों के साथ उसके पास जाते हुए उसने आयशा की बाजू को पकड़ा और उसे एक पल में पीछे धकेलते हुए पिलर से चिपका दिया और खुद उसके ऊपर लगभग चढ़ते हुए बोला, खबरदार जो मुझे भाई बोला। उसके इस गुस्से को देख आयशा सन रह गई। वो बड़ी बड़ी आंखों से अरमान के क्रोध में धधक रही आंखों में देखे
जा रही थी और फिर उसने अपनी डगमगाती आवाज में कहा, पर अभी तो मिस्टर मलिक ने कहा कि मैं आपको छोटी बहन जैसी हूँ, इसलिए ही तो मैंने आपको भाई कहा, वरना मुझे। पर आयशा इससे आगे एक शब्द भी बोल पाती कि तभी अरमान ने अपना एक हाथ उसके होंठों पर रख दिया और अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद नजदीक ले जाकर बोला, अब अगर एक बार और तुमने मुझे भाई कहा तो तुम्हारे इन फड़फड़ा रहे होंठों को चूमने में मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। आई बात समझ? आयशा के पूरे शरीर में कर्क दौड़ गया। अरमान के कहे इन शब्दों को सुन वो आंख फाड़े उसे देखे जा रही थी। उसने कभी सोचा भी जी था कि अरमान से उसकी मुलाकात ऐसी होगी। इधर अरमान ने उसके गीले बदन से चिपक चुके कपड़ों को देखा, जिस कारण आयशा के जिस्म की बनावट उभर कर सामने आ रही थी। अरमान ऐसे उसे देख रहा था मानो आंखों से ही उसे खा जाएगा कि तभी अरमान ने अपना चेहरा उसकी गर्दन के करीब ले जाते हुए बेहद धीमी और सिडक्टिव आवाज में कहा, और वैसे भी तुम चीज कयामत हो, तुम्हें अरमान मलिक की नजरें केवल लस्ट के साथ देख सकती है, बहन की नजरों से नहीं। और ये कहते ही अरमान ने आयशा की गर्दन को अपने दांतों तले दबा लिया, जिससे आयशा तो पूरी तरह जम गई। पहली दफा कोई इस कदर उसके करीब आया था और अरमान ने तो पहली मुलाकात में ही उसकी रूह तक को छू डाला था। उसके होंठ आयशा की गर्दन पर टिके थे और उसकी गर्म सांसें उसे इस कदर छू रही थी मानो ये गर्म सांसें ही जान लेंगी उसकी। लेकिन तभी आयशा होश में आई और उसने एक झटके में अरमान को खुद से दूर धकिया दिया और गुस्से में बोली, कितनी गंदी बातें करते हैं आप छी। अरमान इस पर मुस्कुराते हुए बोला, एग्जैक्टली यही समझा रहा हूँ मैं तुम्हें कि मैं गंदा हूँ, इतना गंदा कि तुम सोच भी नहीं सकती, इसलिए मुझसे दूर रहोगी तो फायदे में रहोगी। कहकर अरमान आयशा के करीब आया और उसे उंगली दिखाते हुए बोला, वरना तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा और एक रात तुम मेरे बिस्तर पर मिलोगी मदहोशी में मेरा नाम लेते हुए। अरमान के इन शब्दों को सुनते ही आयशा का शरीर जड़ रह गया और इधर अरमान उसे वॉन कर वहां से बिना एक पल गवाए चला गया। इधर आयशा अभी भी उस पिलर से चिपकी खड़ी थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक से ये हुआ क्या था। ये अरमान मलिक और क्यों था उसमें इतना गुरूर। आयशा बेशक उससे डर चुकी थी, उसने तो सोचा भी नहीं था कि इस घर में उसे एक ऐसा शख्स भी मिलेगा जो उसकी सांसें तक रोक डालेगा। सच कहा था जूलिया ने, काश वो इस तबाही से दूर ही रहती। लेकिन उसे कहाँ अंदाजा था इस बात का कि अब वो एक ऐसे शिकारी की नजरों में आ चुकी थी जिसका शिकार उसके पास खुद चलकर आता था। अरमान की बातों से आयशा अंदर तक हिल चुकी थी। यकीन नहीं होता इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। आयशा खुद से ही हैरत से भरी आवाज में बोली। उधर अरमान जब अपने रूम में आया तभी उसका फोन बज पड़ा। उसने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से उसके दोस्त शौर्य ने कहा, यार उस लड़की का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये सुन अरमान ने हैरानी से कहा, किस लड़की का? अरे वही तेरी वन नाइट स्टैंड भूल गया क्या? उसे शौर्य की इस बात पर अब जाकर अरमान को होश आया कि जिस लड़की को ढूंढने में उसने दिन रात एक कर दिए उसका ख्याल ही उसके दिमाग से उतर गया था, और वो भी किसकी वजह से? आयशा की वजह से। ये सोचते ही अरमान गुस्से में भर उठा, भला वो होती कौन है अरमान मलिक की सोच पर काबू करने वाली? हेलो अरमान, तू सुन रहा है ना? अरमान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना पाकर शौर्य ने कहा, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। कहकर अरमान ने बिना शौर्य की बात सुने फोन काट दिया और उस फोन को गुस्से में बेड पर फेंक दिया। आई हेट दिस गर्ल, अरमान ने गुस्से में कहा। कुछ देर बाद जूलिया अरमान की गुस्से भरी आवाज पूरे हॉल में गूंजते सुन जूलिया घबराते हुए उसके पास आई। ये सर क्या हुआ? वो लड़की कहाँ है? कौन लड़की सर? इस पर अरमान ने गुस्से में कहा, आयशा। सर वो तो अभी अभी अपने रूम में गई हैं। किस रूम में रुकी है वो? सर वो जो न्यू गेस्ट रूम अभी रेनोवेट किया था उसी में, जूलिया ने घबराते हुए कहा। और अरमान ये सुनते ही ऊपर आयशा के रूम में जाने लगा। उसने इस समय ब्लैक शर्ट पहनी थी जिसकी स्लीव्स उसने कोहनी तक समेट रखी थी और नीचे एक जीन्स उसकी शर्ट के बटन सीने से कुछ खुले थे जिस कारण उसके कसे हुए सीने की झलक दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ आयशा इस समय अपने रूम में आ चुकी थी। उसने कबर्ड से अपने लिए एक टॉप निकाली और उसे रूम में ही चेंज करने लगी। वो जब मुंबई में अपने घर रहती थी तो वहाँ उसकी माँ के अलावा कोई भी नहीं था, इसलिए वो बिना किसी शर्म के अपने कमरे में ही फ्रीली कपड़े चेंज कर लिया करती थी। और यहाँ भी वो बेफिक्री से अपने कपड़े चेंज करने लगी, लेकिन वो ये भूल गई थी कि वो अब अपने घर में नहीं है। आयशा इस समय भींगी हुई ही थी और उसके लंबे गीले बाल भी कमर तक लटक रहे थे। वो इस वक्त दरवाजे की तरफ
पीठ करके खड़ी थी और उसने सबसे पहले अपनी टॉप उतारी, जिसके चलते ही उसकी ब्लैक कलर की बियारट विजिबल हो गई। इधर अरमान गुस्से में तनतनाता हुआ सीधा आयशा के कमरे में आ गया और उसने बिना गेट नॉक किए ही उसके कमरे का दरवाजा खोल दिया। तो वही आयशा जिसने अब तक दूसरी टॉप पहनी भी नहीं थी, और तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन आयशा का शरीर जम गया। उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी टॉप अपने सीने से लगाई और जैसे ही दूसरी ओर पलटी तो अपने सामने खड़े अरमान को देख उसकी चीख निकल गई, आ! लेकिन अरमान को तो मानो कोई फर्क ही ना पड़ा। उसने गेट लॉक किया और सीधा आयशा के पास आया और उसने आयशा के चिल्लाते हुए मुंह पर अपना हाथ रख दिया, लेकिन उसका दबाव आयशा संभाल ना पाई, जिस कारण उसके कदम डगमगा गए और वो सीधा बेड पर जा गिरी, लेकिन साथ साथ अरमान को भी अपने साथ ले गिरी। इस पल अरमान के शरीर का भार आयशा के ऊपर था, उसका हाथ आयशा के मुंह पर और आयशा आंख फाड़े उसे देखे जा रही थी। कुछ पल के लिए तो अरमान भी उसकी मोटी मोटी आंखों में देखता रह गया। दोनों के चेहरे बेहद नजदीक थे और यहाँ आयशा के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भला एक दिन में ये आदमी उसे और कितने झटके देगा। अगर गलती से भी चिल्लाई तो अगली बार इस हाथ से नहीं बल्कि सीधा अपने होंठों से तुम्हारे होंठ बंद करूंगा, अरमान ने बेहद धीरे से उसकी आंखों में देख कहा। और ये सुन आयशा के दिल की रफ्तार बढ़ गई, लेकिन तभी उसे होश आया कि वो किस हाल में अरमान के सामने लेटी है। ये देखते ही वो अरमान के सीने पर हाथ रख उसे दूर करने की कोशिश में लग गई, लेकिन उसी पल अरमान ने उसकी पतली सी कलाइयों को बेहद ही एफर्टलेसली अपने एक हाथ की मुट्ठी में दबोच लिया और उसकी आंखों में देख बोला, जब से मिली हो तब से दिमाग खराब कर डाला है तुमने मेरा। जहां आज तक मेरी सोच पर सिर्फ मेरा काबू रहा है, वहां आज तुमने पहली दफा अपना कब्जा कर लिया। नोट फेयर डार्लिंग, अगली बार इस मेंशन के उस हिस्से में दिखाई भी मत दे जाना जहां मैं रहता हूँ, और कोशिश करना कि मेरे सामने भी ना आ जाओ वरना। कहते हुए अरमान ने अपना चेहरा थोड़ा और झुकाया, जिससे उसकी नाक आयशा की नाक से टकराने लगी, वरना पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा तुम्हें, कहकर अरमान एक झटके में आयशा के ऊपर से हट गया। और यहाँ आयशा ने तुरंत बेड पर पीछे खिसकते हुए उस ब्लैंकेट को फौरन अपने हाफ नेकेड शरीर पर डाल खुद को ढक लिया। उसकी इस हरकत पर अरमान मुस्कुराया और वहां से जाने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तभी उसने बिना मुड़े ही कहा, और नेक्स्ट टाइम कपड़े गेट लॉक करके चेंज करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गर्दन के 3 इंच नीचे तुम्हारी पीठ पर जो छोटा सा काला तिल है वो सबकी नजर में आ जाए। अरमान की इस बात पर आयशा का शर्म से चेहरा लाल पड़ गया। वो तिल जिसे आज तक खुद वो ढंग से नहीं देख पाई थी, उस पर एक अजनबी की नजर पड़ चुकी थी। आयशा का पूरा शरीर कांप उठा, उसकी आंखें नम हो गई और अरमान के जाते ही उसने वो ब्लैंकेट खुद के ऊपर लपेटी और सीधा जाकर दरवाजा लॉक कर उस दरवाजे से पीठ लगाकर खड़ी हो गई। कितना बदतमीज इंसान है ये, समझते क्या है ये खुद को मैनर्स नाम की भी कोई चीज होती है जो शायद इनके अंदर जरा सी भी नहीं है। अरे खुद मेरे बिना बताए मेरे कमरे में घुसे चले आए और बोलते हैं कि मैं उनसे दूर रहूं, मुझे क्या कोई शौक है इस बदतमीज बेहुदे इंसान के पास जाने का। आयशा इस समय बेहद गुस्से में थी और तभी उसे एक बार फिर याद आया कि अरमान ने आज उसे किस हालत में देखा है। ये याद आते ही वो अपना चेहरा छिपाकर जमीन पर बैठ गई और शर्म से भर उठी। भला अब कैसे फेस करेगी वो अरमान को, ये सोचकर ही उसका दिमाग खराबा हुआ जा रहा था। तो वही बाहर अरमान अपनी पोश कार में आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसके दिमाग से आयशा की छवि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी उसके सामने, तो उसने खुद को रोक लिया था। पर सच्चाई तो ये थी कि वो पागल हो गया था उसके फुर्सत से तराशे हुए जिस्म को देख। उसकी सांसें बेहद तेज चल रही थी। उसने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा और फिर आंख बंद कर अपना सिर कार की सीट से टिका लिया, और अब वो सीन उसकी आंखों में चलने लगा, जिसे देख अरमान के अंदर हलचल मच चुकी थी। आयशा की वो गोरी सी पीठ, जिस पर सिर्फ एक पतली सी काले रंग की स्ट्रेप थी, जिसके कुछ ऊपर था वो काला तिल, जो उसके कयामत जिस्म पर नजर के टीके का काम कर रहा था। उफ, अरमान पागल हुआ जा रहा था। ये उसकी जिंदगी की दूसरी ऐसी लड़की है जिसे छूने के लिए वो इस कदर मचल रहा था, और पहली कौन, पहली वो जिसके साथ उसने वो रात गुजारी थी। लेकिन अरमान खुद ये समझने में नाकामयाब था कि एक साथ 2 लड़कियों के लिए वो एक जैसा कैसे महसूस कर सकता है। पर इस बात से वो पूरी तरह बेखबर था कि ये लड़की तो वही थी जिसे ढूंढने के लिए हंसने एड़ी चोटी का जोर लगा डाला है।
अरमान अपनी उलझनों में फंसा ही था कि उसी पल उसका फोन बजा। ये सुन उसने आंख खोली और फिर कॉलर आईडी को देख उसने ब्लूटूथ निकाला और उस अपने कान से लगाते हुए फोन अटेंड कर गाड़ी स्टार्ट कर वहां से आगे बढ़ गया। इधर फोन पे शौर्य ने कहा, अरमान एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज पता चली है उस लड़की को लेकर। ये सुन अरमान ने तुरंत कहा, क्या पता चला है? हमें एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, तू बस जल्दी यहाँ पर आ ताकि वो फुटेज हम तुझे दिखा सके। शौर्य की इस बात पर अरमान के दिल की धड़कनें बढ़ गए। ओके कहकर उसने फोन काटा और फिर एक हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए बोला, फाइनली। अरमान कुछ घंटों का तय करके एक होटल के किसी रूम में आया जहां ऑलरेडी उसके कई आदमी बैठे थे और साथ उसका दोस्त शौर्य। शौर्य खुराना दिखने में कम नहीं था, लगभग अरमान की ही उम्र का था वो। शौर्य अरमान के पास आया और उसने बोला, सीसीटीवी फुटेज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पता चली है अरमान। कहते हुए वो डेस्क पर आया और साथ ही अरमान ने उस डेस्क के पास रखी चेयर पर बैठते हुए सामने खुले पीसी में एक फुटेज देखा। साथ ही साथ शौर्य ने स्क्रीन पर चल रहे फुटेज को देख कहा, इसमें ज्यादा क्लियर तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन एटलीस्ट हमें उस लड़की का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अरमान शौर्य की बात सुने जा रहा था, साथ ही उसकी नजरें स्क्रीन पर चल रहे वीडियो पर थी जिसमें दो लड़के एक लड़की को अपने साथ ले जा रहे थे। उस लड़की के हाथ उन दोनों लड़कों के कंधे पर रखे थे और दिखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो लड़की होश में नहीं है। अरमान की नजरें तो बस उस लड़की पर जाकर थम गई। उसने फुटेज चला रहे आदमी से कहा, यहाँ पे जूम करो। वो वीडियो जूम हुआ और कुछ हद तक अरमान उस लड़की का चेहरा देख पा रहा था, लेकिन फिर भी सब कुछ काफी ब्लर था, इसलिए कुछ भी क्लियर समझ में नहीं आ रहा था। तभी शौर्य ने कहा, बड़ी मुश्किल से हमें बस ये एक क्लू मिल पाया है और जो दोनों लड़के थे उन्हें तो तूने ऑन द स्पॉट मार डाला। एटलीस्ट थोड़ा सा तो पेशेंस रखना चाहिए था तुझे, वरना अभी तक हमें उन लड़कों से ही काफी कुछ पता चल जाता। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है, जबकि अरमान मलिक के एक इशारे पर लड़कियां उसके बिस्तर पर आ जाती है और एक तू है जो उस लड़की को ढूंढने में लगा है जिसकी तूने शक्ल तक नहीं देखो। मगर अरमान का ध्यान तो शौर्य की बातों पर अब था ही नहीं, वो तो बस एक टक उस लड़की के देखे जा रहा था कि तभी उसने स्क्रीन पर नजरें जमाए कहा, इस फोटो को जितना मॉडिफाई कर सकते हो करो, आई वॉन्ट क्लियर इमेज। ये सुन शौर्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, ओके बट थोड़ा टाइम लगेगा। आई डोंट गिव अ डैम, तुम्हें जितना टाइम लेना है लो, बट मुझे इसकी क्लियर इमेज चाहिए। अरमान ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, जिसे सुन शौर्य ने अपनी गर्दन हिला दी। दूसरी तरफ आयशा इस समय अपने कॉलेज के सामने खड़ी थी जहां उसने न्यू एडमिशन लिया था। मुंबई अचानक से छोड़ने की वजह से सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, लेकिन शरद ने अपने पैसे और पावर के दम पर आयशा को बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया था। वो कॉलेज के अंदर गई और तभी उसके सामने कॉलेज के प्रिंसिपल आए। वेलकम मिस आयशा, आई एम अ प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। अपना वेलकम एक प्रिंसिपल के थ्रू होते देख आयशा को थोड़ा अजीब लगा। तभी प्रिंसिपल ने कहा, मुझे मिस्टर मलिक ने सब बता दिया है, इन डोंट वरी, आपको यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आयशा समझ गई कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट शरद की वजह से उसे मिल रहा है। थैंक यू सो मच सर, आयशा ने कहा। आओ मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास दिखाता हूँ, कहकर प्रिंसिपल आयशा को उसकी क्लास में ले गए। इस वक्त उस क्लास में कोई प्रोफेसर नहीं थे, इसलिए सभी स्टूडेंट्स बातों में व्यस्त थे, लेकिन प्रिंसिपल को देखते ही सब शांत हो गए और उन्होंने गुड आफ्टरनून विश किया। सिट स्टूडेंट्स, और आज मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ इस क्लास की न्यू स्टूडेंट से कहकर प्रिंसिपल ने आयशा को देखा। मीट आयशा मुखर्जी अवर न्यू स्टूडेंट कहकर उन्होंने उस क्लास के सबसे होनहार लड़के रोनित से कहा, रोनित अभी तक आयशा की जितनी भी क्लासेज मिस हुई है उनके नोट्स इसे दे देना। तो वही रोनित जो कि 21 साल का था, वो आयशा की खूबसूरती को देखता ही रह गया, और अकेला रोनित क्या बल्कि वहां मौजूद हर लड़का आयशा को एक तक देखे जा रहा था। ओके सर, रोनित ने कहा। तभी प्रिंसिपल ने आयशा को आगे वाले बेंच पर एक लड़की के साथ बैठने का इशारा करते हुए कहा, सिट डाउन आयशा। ये सुन आयशा ने अपना सर हिला दिया और जाकर एक लड़की के साथ बैठ गई, और इधर कुछ ही समय में प्रिंसिपल के जाते ही सभी स्टूडेंट्स बातों में लग गए, और इस बार उनकी में बातों में जिक्र सिर्फ और सिर्फ आयशा का था, जिससे बेशक आयशा को काफी अजीब महसूस हुआ। तभी उसके साथ बैठी लड़की ने कहा, हाय, आई एम प्राची शर्मा।
आयशा ने मुस्कुराते हुए उसे अपना इंट्रोडक्शन दिया और इस दौरान उसने महसूस किया कि प्राची काफी अच्छी लड़की है। उन दोनों में काफी बातें हुई जिसके बाद प्राची ने आयशा से कहा वैसे काफी बनने वाली है हक दोनों की। ये सुन आयशा ने भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया हाँ। उसी पल उसके पास रोनित आया। हाय आयशा, रोनित हियर कहकर रोनित ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया जिसे देख आयशा जरा सकुचाई, लेकिन फिर उसने रोनित से हाथ मिलाते हुए कहा आयशा मुखर्जी, बेहद खूबसूरत नाम, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रोनित ने बेहद ही रूमानी अंदाज में एक टक आयशा को देखते हुए कहा। तो वही प्राची उसे देख बोली ओ हेलो, आते ही फ्लर्टिंग शुरू। तो इस पर रोनित मुस्कुराया और आयशा को देख बोला कुछ लोग फ्लर्टिंग के नहीं बल्कि तारीफ के काबिल होते हैं। कहकर रोनित आयशा के पास झुककर बोला जैसे कि आप मिस आयशा। रोनित की इस हरकत पर आयशा सकपका गई और उसने बिना कुछ कहे अपनी नजरें बुक्स में गड़ा ली। ये देख रोनित मुस्कुरा उठा और उसने अपने हाथ में पकड़े कुछ नोट्स को आयशा को देते हुए कहा जब काम कंप्लीट हो जाए तो मुझे वापस कर देना। आयशा ने बिना रोनित से नजरें मिलाए उन नोट्स को ले लिया और कहा थैंक यू। उसकी इस अदा पर रोनित मदहोशी से आयशा को देखते हुए धीरे से बोला माय प्लेजर आयशा, और इतना कहकर वो अपनी सीट पर बढ़ गया। इधर प्राची ने आयशा से कहा बुरा मत मानना, उसकी बात का अच्छा लड़का है, वो बस तुमसे हंसी मजाक कर रहा था। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने काम में लगी गई। एक के बाद एक क्लासेज लगती गई और इसी तरह शाम हो गई क्योंकि इस समय एक्स्ट्रा क्लासेज चल रही थी, इसलिए काफी देर तक क्लास चलती रही आयशा की और लगभग 7 बजे उसकी छुट्टी हुई। वो बाहर आकर ड्राइवर का वेट करने लगी और धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स जाने लगे, लेकिन काफी देर हो गई और ड्राइवर अब तक नहीं पहुंचा था, जिस वजह से उसे शरद को कॉल करना पड़ा। मिस्टर मलिक, मैं लगभग 45 मिनट से यहाँ ड्राइवर का वेट कर रही हूँ लेकिन अभी तक कोई नहीं आया, आयशा ने परेशानी से कहा। क्या ऐसा कैसे हो सकता है, रुको बेटा मैं अभी बताता हूँ, कहकर शरद ने कॉल होल्ड की और कुछ देर बाद फिर से उससे बात करते हुए कहा आई एम सो सॉरी आयशा, तुम्हें पहले दिन ही ये सब फेस करना पड़ रहा है, लेकिन ड्राइवर के साथ कुछ अनहैपनिंग हो गई है इसलिए वो नहीं आ पाया, लेकिन अब अगर घर से भी मैं नया ड्राइवर भेजूंगा फिर तो बहुत टाइम हो जाएगा। कहते हुए शरद परेशानी से कुछ सोचने लगे और तभी उनके दिमाग में किसी का ख्याल आया 2 मिनट रुको आयशा, मैं अभी कॉल बैक करता हूँ। ओके आयशा ने कहा और फोन काट दिया। इधर अरमान जो इस वक्त एक जरूरी काम में व्यस्त था, उसे अचानक से शरद का फोन आया जिसे पहली बार में तो उसने पिक नहीं किया, लेकिन बार बार उनके कॉल करने की वजह से उसने फोन रिसीव किया और कहा व्हाट हैपेंड डैड, मैं इस वक्त बिजी हूँ। तो इस पर शरद बोले लिसन टू मी अरमान, मुझे भी एक अर्जेंट वर्क है तुमसे। बोलिए। एक्चुअली आयशा इस समय अपने कॉलेज के पास अकेली है, ड्राइवर को भेजा था उसे पिक करने के लिए लेकिन किसी वजह से वो नहीं पहुंच पाया और अब अगर दोबारा घर से किसी ड्राइवर को भेजा तो काफी लेट हो जाएगा। डैड आपको जो कहना है क्लियर कहिए। अरमान तुम भी अभी वही हो जहां आयशा का कॉलेज है, इसलिए प्लीज उसे पिक कर लो जाके, तुम जानते हो ना कि वो अभी इस शहर में नहीं है। पर शरद की बात पूरी होने से पहले ही अरमान ने कहा तो अब आप चाहते हैं कि मैं उसका ड्राइवर बन जाऊं? अरमान प्लीज, वो इस वक्त अकेली है, वह तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, छोटी बहन जैसी है वो तुम्हारी। और बस छोटी बहन सुनते ही अरमान का खून खौल उठा। बस करिए आप, ना मैं उसका भाई हूँ और ना वो मेरी बहन, सुना आपने, कहकर अरमान ने बिना शरद की बात सुने गुस्से में फोन काट दिया। वही दूसरी तरफ आयशा का दिल बैठने लगा था। इंतजार करते करते कुछ देर पहले शरद का कॉल आया था उसे ये बताने के लिए कि वो नया ड्राइवर भेज रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक वो इंतजार करती। ऊपर से राह चलता हर शख्स उसे घूरते हुए जा रहा था, जिससे आयशा को बेहद घबराहट होने लगी। लेकिन तभी उसके कान के एक आवाज पड़ी है। ये आवाज सुन आयशा मुड़ी तो उसने अपने सामने रोनित को खड़ा पाया। तुम अब तक यहीं पर हो गई नहीं अभी तक, रोनित ने हैरानी से कहा। वो मेरा ड्राइवर अभी तक नहीं आया, आयशा ने नर्वसनेस के साथ कहा। रोनित अरे तो चलो मैं छोड़ देता हूँ। आयशा नहीं थैंक यू, मेरा ड्राइवर आता ही होगा। रोनित बात मानो आयशा, काफी रात हो गई है और इस टाइम ट्रैफिक भी बहुत होगा, पता नहीं कब तक ड्राइवर यहाँ पहुँचे, ऐसे में तुम्हारा यहाँ अकेले रुलना सेफ नहीं। आयशा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। क्या हुआ, मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? तुम चाहो तो अपने घर में किसी को इन्फॉर्म करके बता सकती हो कि तुम मेरे साथ आ रही हो ताकि तुम्हें डर ना रहे। रोनित की इस बात पर आयशा को उस पर यकीन होने लगा था
और फिर वो अब यहाँ रुकना भी नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी गर्दन हिला दी। ओके थैंक यू। ये सुन रोनित ने मुस्कुराते हुए आयशा को कार में बैठने का इशारा किया और आयशा कुछ ही देर में उसके साथ पैसेंजर सीट पर आ बैठी। दूसरी तरफ से रोनित भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसने कार शुरू कर दी। वैसे थैंक यू, रोनित ने ड्राइव करते हुए कहा। किस लिए? मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए, रोनित ने मुस्कुराते हुए उसे देख कहा। उसकी कार ने कुछ दूरी तक तय किया ही था कि तभी एक कार बेहद ही स्पीड से उसे ओवरटेक करते हुए अचानक से उसके आगे आकर खड़ी हो गई। ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि रोनित की कार डिसबैलेंस हो गई, लेकिन उसने जैसे तैसे ब्रेक्स लगा लिए और इधर आयशा भी हैरान रह गई इस अचानक हुए इंसिडेंट से। तभी रोनित ने गुस्से में कार से बाहर अपना सिर निकाला और उसके सामने खड़ी कार को देख कहा, अबे अंधा है क्या, देखकर नहीं चला सकता? और तभी उसके सामने खड़ी कार से एक शख्स बाहर निकला जिसकी आंखों पर इस समय काला चश्मा चढ़ा था और ये कयामत दिखने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि अरमान मलिक था। अरमान को वहां देख आयशा की आंखें हैरानी के मारे फैल गई, लेकिन इतने में ही अरमान उसके पास आया और उसने आयशा को देख ठंडी आवाज में कहा, बाहर निकलो। उसकी बात सुन आयशा दंग रह गई और आंखें फाड़े बस उसे देखती ही रह गई। अरमान इस वक्त आंखों पर काले चश्मे चढ़ाए आयशा के सामने खड़ा था, तो वही आयशा उसे हैरानी से देखने लगी। इधर रोनित गुस्से में बाहर निकला और उसने अरमान के सामने आकर कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर, कौन है आप? लेकिन अरमान ने रोनित को देखा तक नहीं, उसकी नजरें तो बस आयशा पर टिकी थी। आयशा उसके इतनी इंटेंसिटी से देखने की वजह से उससे नजरें चुराने लगी, तो वही रोनित ने अरमान की नजरें आयशा पर देख कहा, उसे क्या देख रहे हो? हाँ, मुझे देखकर बात करो और ये बताओ हो कौन तुम? पर अरमान ने रोनित को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए उसी तरह आयशा को देख कहा, मैंने कहा बाहर निकलो। ये सुन आयशा ने एक पल के उसे देख, लेकिन इस बार गुस्से में रोनित उन दोनों के बीच आते हुए कहा, नहीं निकलेगी वो बाहर, बता क्या कर लेगा? तो ये सुन अरमान मुस्कुराया और उसने अपनी आंखों से चश्मा उतारते हुए कहा, बच्चा है तू मेरे सामने, इसलिए ज्यादा शैतानी मत कर, चुपचाप अपनी ड्राइविंग सीट पे जाके बैठ और निकल यहाँ से। कहकर अरमान ने आगे बढ़कर आयशा की तरफ का कार का गेट खोला और कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? एक बार में मैंने कहा बाहर निकलो। तो इस बार रोनित आपे से बाहर हो गया और जैसे ही अरमान पर चिल्लाने को हुआ, उसी पल आयशा तुरंत कार से बाहर निकल आई और उसने रोनित को रोकते हुए कहा, आर रोनित प्लीज स्टॉप इट, मैं जानती हूँ इन्हें। आयशा की इस बात पर रोनित हैरानी से उसे देखने लगा, क्या तुम जानती हो? हाँ, कौन है ये? रोनित के इस सवाल पर आयशा सोच में पड़ गई कि अब वो क्या कहे। बताओ ना कौन है ये? रोनित ने फिर कहा। और इस बार आयशा ने कहा, वो ये मेरे भाई है। और बस अब तो आयशा को भगवान ही बचाए। अरमान का खून खौल उठा ये सुन, लेकिन आयशा उसके इस भयानक रूप से अनजान थी। इधर रोनित को भी राहत मिली जब आयशा ने अरमान को अपना भाई बताया। ओह सॉरी, मुझे लगा कि इन्हें तुम जानती नहीं हो, कहकर रोनित ने मुस्कुराते हुए अरमान को देखा। ठीक है फिर, अब जब तुम्हारे भाई आ ही गए हैं तो फिर मैं चलता हूँ, बाय, कहकर रोनित वहां से चला गया। उसके जाते ही आयशा ने अरमान को जैसे ही मुड़कर देखा तो उसने अपने थूक निगल लिया, क्योंकि अरमान के चेहरे पर मौजूद ठंडे लहजे को देख वो डर गई। चले, उसने डरते हुए पूछा। तो इधर अरमान ने उससे कुछ नहीं कहा और सीधा आगे जाकर अपनी महंगी कार में आकर बैठ गया। उसे देख आयशा भी पीछे उसके साथ पैसेंजर सीट पर आ बैठी। उसे इस वक्त बहुत डर लग रहा था, जबकि अरमान ने तो अभी तक कुछ कहा भी नहीं था। तब भी आयशा की हालत खराब हो गई। इधर अरमान ने अपनी कार शुरू की और कुछ ही पलों में वहां से रवाना हो गया, तो वही आयशा चुपचाप पूरे रास्ते खामोश बैठी रही। कार ने कुछ दूरी का तय किया था कि तभी एक खाली जगह पर आकर अरमान ने अपनी कार रोक दी और अपनी सीट बेल्ट निकालते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, बाहर निकलो। ये देख आयशा को हैरानी हुई कि अरमान आखिर करने क्या जा रहा है, लेकिन वो उससे कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसके कहे अनुसार वो कार से बाहर निकलने लगी। इतने में ही अरमान कार से उतरकर उसकी तरफ आ गया और उसने आयशा के बाहर निकलने से पहले ही उसे बाहर खींच लिया और फिर बैक दरवाजा खोलते हुए उसे बैक सीट पर धक्का दे दिया, जिसे देख आयशा दंग रह गई। लेकिन इससे पहले वो आगे कुछ भी सोच या समझ पाती कि तभी अरमान उसके ऊपर चढ़ गया और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते आयशा की आंखें फटी की फटी रह गई। अरमान के होंठ आयशा के नर्म और मुलायम होंठों के ऊपर थे और अरमान ने अपने सख्त होंठों से उसे चूम डाला।
कुछ पल के लिए तो आयशा के पूरे दिमाग ने ही प्रोसेस करना बंद कर दिया था। वो ब्लैंक हो चुकी थी पूरी तरह से। अगर वो उस काली रात को अपनी जिंदगी से हटा दे तो ये उसकी पहली किस थी जो किसने छीनी? अरमान मलिक ने, जिसे कुछ ही देर पहले उसने अपना भाई कहकर इंट्रोड्यूस कराया था। जहां आयशा का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था, वही अरमान तो मानो उसके होंठों को खाए जा रहा था। वो उसे किस नहीं कर रहा था बल्कि खा रहा था, वो भी इस कदर मानो आयशा के होंठ उसकी फेवरेट डिश हों। अपनी जिंदगी में पहली बार उसने किसी को इतने पेशनेटली किस किया था। वो एक तरफ अपना गुस्सा भी उतार रहा तो दूसरी तरफ आयशा के होंठों का स्वाद लगते ही पागल भी हो चुका था। उसने कसके आयशा की दोनों कलाइयां को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और अब उसके लबों को गहराई के साथ चूमने लगा। आयशा के तो होंठ दर्द हो गए उसकी इस किस की वजह से, क्योंकि अरमान ने अपने शरीर का पूरा जोर उसके नाजुक से होंठों पर लगा दिया था, जिससे बेशक वो दर्द से भर उठी कि तभी अरमान ने महसूस किया कि आयशा सांस नहीं ले रही है। इसलिए उसने अगले ही पल उसे अपने साथ उठा लिया और अब वो दोनों कुछ ऐसी पोजीशन में बैठे कि आयशा का नर्म सीना अरमान के सख्त सीने से जुड़ा था और उसके दोनों पैर अरमान की कमर के इर्द गिर्द फंसे थे। तो वही अरमान ने अपने दोनों हाथ को उसकी पीठ पर जकड़ रखा था और फिर उसकी गर्दन में अपने होंठ फंसाते हुए आयशा की पीठ सहलाते हर बोला, ब्रेथ बेबी गर्ल ब्रेथ। आयशा गहरी गहरी सांसें लेने लगी, क्योंकि कुछ पलों पहले तक तो उसका सांस लेना ही दूभर हो गया था। उसके छोटे छोटे हाथ मजबूती से अरमान के सीने पर जकड़े थे और वो लंबी लंबी सांसें भरने लगी कि तभी अरमान ने उसकी गर्दन को पकड़ा और फिर उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने कर बेहद ही शिद्दत से उसके चेहरे को देखने लगा। आयशा की आंखें बंद थी और अरमान देख सकता था कि वो कितने स्ट्रगल कर रही है सांस लेने के लिए कि तभी अरमान ने अपने होंठों से आयशा के होंठों के किनारे बने उस छोटे तिल को अपने दांतों तले दबा लिया और इस पर आयशा सिसक उठी। ससस आ। आयशा ने कसके अपने नाखून अरमान कर कंधों पर गड़ा दिए तो वही अरमान ने उसी तिल को अपने होंठों से सहलाते हुए कहा था ना, अगर अगली बार तुम्हारे इन होंठों ने गलती से भी मुझे भाई कहा तो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचूंगा इन्हीं कांपते होंठों को चूमने के लिए। और अरमान के इस शब्दों को सुन आयशा पूरी तरह कांप उठी। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर शेयर करें। अभी कहानी जारी रहेगी। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।